हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेसन 11 कार्य और ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में स्टडी करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जब एक खींची हुई रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये एक अलग प्रकार की ऊर्जा जिसको कि हम स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। किसी भी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष की डोरी को जब हमने खींचा तो हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा उस धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो गई, और जब इस तीर को हमने छोड़ा तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में, और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसकी डोरी को खींचा तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, और जब तीर आगे को बढ़ा तो इस तीर में गतिज ऊर्जा होती है। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति या उसके आकार के कारण जो ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा है, और जब वस्तु गति करने लगती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को हम कैलकुलेट करते हैं। तो किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, तो जब हम इसको एक किसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। अब यदि वस्तु का द्रव्यमान हम m मान लें और माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है, यहाँ तक इसकी ऊंचाई है h, तो वस्तु को उठाने के लिए लगाया गया न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है। तो वस्तु का भार क्या हो गया? उसका मास, और उसको गुरुत्वाकर्षण त्वरण से जब हम उसको गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाता है वस्तु का भार। तो अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य हमें पता है, वस्तु पर कितना कार्य किया गया? बल इंटू विस्थापन। अब बल कितना है यहाँ पर? m इंटू जी, और विस्थापन क्या है? विस्थापन यहाँ पर हमने h लिया है, यानी कि उसकी हाइट। तो किया गया यहाँ पर कार्य कितना हो गया? mgh, और किया गया कार्य किसके बराबर हो गया? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। और स्थितिज ऊर्जा को हम गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हम गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट या विपरीत दिशा में कार्य किया जाता है, और इसका मानक भी स्थितिज ऊर्जा का मानक गतिज ऊर्जा की तरह जूल ही होता है, क्योंकि क्या है, ये भी ऊर्जा है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर लिया जाता है। तो दोनों ही स्थिति में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। तो सूत्र एक ही है, हम आसानी से याद रख सकते हैं, mgh। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? E बराबर सूत्र जैसे हमें पता है mgh। m हमारा द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 है, हाइट यहाँ पर हमने कितनी ली है? पहले 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, 100 जूल। अब दूसरे केस के अंदर जो हमारी हाइट है वो 5 की जगह हम 10 ले रहे हैं, यानी कि 2 गुना 10 इंटू 10। तो यहाँ पर हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है वो 200 जूल है। अब दोनों में अंतर कितना हो गया? 200 में से हमने 100 माइनस करा तो अंतर आ गया 100 जूल का। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड उदाहरण हमारा दिया हुआ है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में स्थितिज ऊर्जा की परिकलन कीजिए। तो सीधा आंसर है, यहाँ पर हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। तीनों की वैल्यूज को रख के हम इसमें वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। अब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह
किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंचे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग पथ हमने लिए हुए हैं, लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है। नीचे की ओर आने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, लेकिन नीचे पहुंचने पर वस्तु पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। मान लीजिए कि यहाँ पर इस स्थिति पर ए पोजीशन पर अगर कोई वस्तु है तो यहाँ पर उसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे की ओर आ रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और नीचे पहुंचकर उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब वो बिल्कुल ज़मीन पर वस्तु पहुंच गई और फिर से अगर रुक गई तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा वापस स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब एक बार प्रश्नों को देखें। इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। कारण लिखें। अभी हमने देखा कि धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है, जैसा कि हमने देखा था कि पेशीय ऊर्जा जो है वह धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो गई और तीर के अंदर गतिज ऊर्जा होती है जो तीर धनुष से छोड़ा गया। h हाइट की ऊंचाई पर रखी हुई एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। अभी हमने देखा इसका सूत्र है mgh। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम और हाइट उसमें हमें दे दी है 10 मीटर। ए की वैल्यू है 10। यहाँ पर क्योंकि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो जी लिखेंगे। तो हाइट है 10 मीटर और जी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो हमें सीधा स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। सीधा फॉर्मूला है mgh। तीनों की वैल्यूज अगर हम रखते हैं 5 × 10 × 10 तो ये हमारा आ जाएगा सीधा 500 जूल। तो इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा है कि किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो किसी वस्तु, ये मान के चलिए जो वस्तु रुकी हुई है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं आप देखेंगे, तो जो भी वस्तु स्थिर है अपने स्थान पर है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। तो आप अपने आसपास से उदाहरण देख सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये हिंदी में आपको वर्कशीट क्लियर होगी। इसको अब हम इंग्लिश में भी स्टडी करते हैं। Now what is potential energy? It is the energy possessed by anything by virtue of its position or configuration. So when we stretch a string of a bow, the muscular energy of a body is transferred as potential energy in the string, as you are just seeing here when the string is stretched, so here there is potential energy, and when this bow is move forward or it is released, so then the potential energy gets converted into kinetic energy and this string come back to its normal position. So that means potential energy is the energy possessed by virtue of its position. And now we can calculate the potential energy of any object at a particular height. So when an object is raised through a height, that means when it is moving against gravity, so then work done to raise its height, that energy is known as gravitational potential energy. Suppose the mass is m, height is h. Suppose we are having any object of mass m and it is raised to a position h. So the minimum force, as we know, minimum force is mass into gravitational acceleration, and this work done we know is force into displacement. Force is m into g and here displacement is equal to h. So work done will be equal to mgh, and as we know that work done is equal to the energy, so here the potential energy, that means energy due to its position, will be mgh. And the unit of potential energy is same as that of the kinetic energy, that is a joule. And now with the help of an example we can calculate potential energy. First example, the object of mass 2 kilogram is first raised to a height of 5 meter and then to 10 meter. Now find the difference in the potential energy. So in first case, so we will write here EP11 means in first case
we will applying the formula mgh. Mass is 2 kilogram, gravitational acceleration is 10, height in first case is 5, so the answer comes out to be 100 joules, and in second case EP2 it will be mass is same 2, gravitational acceleration is 10, and now the height is 10, so the answer comes out to be 200. So difference is 200 minus 100, that will give you 100 joules. Now second example, let us see the second example. What is the potential energy of 1 kilogram mass which is kept at a height of 5 meters? So the direct formula can be applied here, mgh. So mass is given, that is 1 kilogram, height is 5 meter, and g is 10. So putting these three values, we will get the answer, that is 50 joules. So potential energy of a body depends only on its height above the ground. It does not depends upon the path taken to reach the height. यानी कि वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं करता वो किस रास्ते से जा रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट पर डिपेंड करती है. अ बॉल falling freely from a certain height gets accelerated continuously. Suppose एक ऑब्जेक्ट है A, एक पर्टिकुलर हाइट पर है. So when it is falling down, this potential energy is converting into kinetic energy, and its kinetic energy increases as it reaches the ground. Again, when the object is stationary on the ground, this kinetic energy again gets converted into potential energy. Now let us see the question answers. Which of the two possesses potential energy? String of a stretched bow on an arrow released from a bow, and why? So we have just seen the answer, that in case of when the string of a bow is stretched, the muscular energy of the body is transferred to potential energy, and then this potential energy is converted into kinetic energy when the arrow is released. So potential energy is in case of a string of a stretched bow. Now derive potential energy formula of an object placed at a height h above the ground. We have just derived this equation here. So you must have remembered. You can just now practice yourself. And third question, a stone of mass 5 kilogram, height is 10, and find its potential energy. So direct formula to be applied, mgh, mass given is 5, g is 10, and height is 10 meters. So the answer comes out to be 500 joules. Now fourth question is, write 3 examples of potential energy possessed by a body. So what is a potential energy? As we know, potential energy is the energy due to its position. So any object that you are seeing around yourself which are stationary, they possess potential energy. So you can take any 3 examples around your from your surroundings. Hope students, this worksheet must be clear to you, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.